हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 2 कृषि विधेयकों को पास करा लिया, लेकिन अब सरकार के सामने किसानों के साथ साथ अपने घटक दलों को भी समझाने की चुनौती है। इन सबके बीच एक सवाल अभी भी बरकरार है कि ये बिल किसान के समर्थन में साबित होंगे या विरोध में। आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। किसानों और विपक्षी दलों के जबरदस्त विरोध के बावजूद गुरुवार को लोकसभा में 2 कृषि विधेयक पारित हो गए। बिल को लेकर बवाल इतना मचा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर बिल पर यह सफाई देनी पड़ी कि ये बिल किसानों के हित में है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को आजादी के बाद से अब जाकर कई बंधनों से आजादी मिली है। पीएम ने कहा कि बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए इन बिलों का लाना जरूरी था। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। एक तरफ तो पीएम मोदी ने ये बताया कि बिल किसान के हित में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को लोकसभा में दोनों विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि नए विधेयक किसान विरोधी नहीं है और ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे। ये बिल किसानों को स्वतंत्रता देने वाले बिल हैं। आज जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम 50 व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 500 की जगह 50 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। लोकसभा में तो 2 विधेयक पास हो गए। इस बीच सरकार को एक झटका भी जरूर लगा है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इन बिलों का विरोध करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर ने कहा कि बिल को पास करने से पहले किसानों को आश्वासन देना जरूरी था। स्टेक होल्डर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। जब जून के महीने च पता लग्या कि ऑर्डीनेंस आने वाला हैगा, उस तो पहले भी मैं कैबिनेट च इस गल नूं उठाया कि जमीनी पद्धर च किसानां दे मनां च बहुत वड्डा रोस भी हैगा ते बहुत वड्डा डर भी हैगा ते कोई इहो जिहे ऑर्डीनेंस नहीं आने चाहिए जदों ताईं उन्हां दे मनां दी शंकावां नूं दूर ना कीता जाए, उन्हां नूं भरोसे च ना लिखा जाए। कांग्रेस इन विधेयकों को लेकर पहले से ही विरोध करती आ रही है। यहाँ तक कि कई किसान संगठन भी विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। हुड्डा ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, किसानों को गुमराह नहीं किया जा सकता। हमारी ये डिमांड है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं और जैसे बार बार हरियाणा सरकार ने भी कहा है MSP का सिस्टम लागू रहेगा। MSP का तो लागू रहेगा जो मंडी में बिकेगा, जो मंडी से बाहर बिकेगा उस पर MSP का कोई प्रावधान नहीं इस ऑर्डिनेंस में। अगर इसको करना है तो चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें प्रावधान हो कि जो भी MSP से कम खरीद करेगा वो कानून में पनिशेबल बनाया जाए, तो हम संतुष्ट होंगे। ये किसान विरोधी किसी बात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में और उसके ऊपर जोर देंगे, उस पर डिस्कशन होगा और इसको हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। हालांकि अब इन बिलों पर किसान 2 धड़ों में बंट गए हैं। आधे इसका समर्थन कर रहे हैं जबकि आधे अभी भी विरोध में हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार बाकी नाराज किसानों को कब तक मना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
धरती पुत्रों की नाराजगी होगी क्या दूर, कैसे दूर होगी, आइए पैनल से मिलवाते हैं इस जवाब को तलाशने के लिए। हमारे साथ समय सिंह भाटी हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी से। सोमवीर आर्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ पर हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है। दलबीर धनखड़ हैं, प्रवक्ता जेजेपी। हमारे साथ सुखबीर तंवर हैं, प्रवक्ता इनेलो। और बहुत स्वागत है। हमारे साथ महिमा सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। ये सीधे जुड़ी हैं इस पैनल के साथ। बीएस मान साहब है हमारे साथ, किसान नेता। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं मैं इस पैनल में। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। बीएस मान साहब, आपसे शुरू कर देते हैं। नाराजगी दूर हो गई क्या 3 अध्यादेश को लेकर? जी, हेलो, आवाज मिल रही है बीएस मान साहब? किसानों की जो नाराजगी 3 अध्यादेशों को लेकर थी, जो अभी भी है, वो दूर हुई क्या कुछ हद तक? बहुत डिस्क्राइब किया गया इन 3 अध्यादेशों को, प्रधानमंत्री भी बोले हैं, नरेंद्र तोमर जी भी बोले हैं अब इस पर। बोले हैं या कृषि मंत्री बोले हैं, बात यह है कि किसानों के हित की इसमें क्या बात है। ओपन मार्केट की बात सदियों से है। किसान अपनी उपज को खेतों में बेचता रहा है, घर से बेचता रहा है, बाजार में बेचता रहा है, किसी रिश्तेदार को, पड़ोसी को बेचता रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ओपन मार्केट दे दिए कहीं बेच सकता है। अगर फिर ओपन मार्केट की और मनमर्जी की बात है तो एमएसपी किस लिए है? अगर एमएसपी है तो फिर ओपन मार्केट क्या है? किसान ज्यादा रेट कैसे मांग सकता है? सभी ये कोट करेंगे कि इसका तो सरकारी समर्थन मूल्य तो इतना है, ज्यादा कैसे मांग सकते हैं? एक बात। रही बात भंडारण की, भंडारण किसान नहीं कर सकता, उसके पास 20-30 क्विंटल अनाज पैदा होता है, भंडारण करता है व्यापारी, और व्यापारी उसके बाद कृत्रिम अभाव पैदा करता है बाजार के अंदर, और फिर कोट करता है, डिमांड करता है अपनी मर्जी से रेट, उससे महंगाई पैदा होती है। सबसे बड़ा उपभोक्ता किसान है। किसान 5-7% ही ऐसे हैं जो आलू, दलहन, प्याज पैदा करते हैं, 95% तो खरीदते हैं। जब बाजार में महंगाई आएगी तो कौन सफर करेगा? किसान सफर करेगा। तीसरी है कॉन्ट्रैक्ट खेती की। कॉन्ट्रैक्ट खेती किसान कर नहीं सकता, विवाद जनरेट होगा उसमें, और उसका कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उस विवाद का निराकरण कहाँ होगा। तो ये तीनों अध्यादेश सिर्फ डिरेल करने के लिए किसान की। चलिए, आ रही मैं, आपने अपनी बात रखी। समय सिंह भाटी, जवाब चाहूंगी मैं। देखिए, ऐसा है, ये जो अध्यादेश जो मान साहब कह रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि बाहर एमएसपी से ज्यादा में बिकेगा। भाई, बाहर एमएसपी से इसलिए ज्यादा में बिकेगा जब मार्केट कमेटी के अंदर जो है, मंडी के अंदर है, एमएसपी पर जब परचेज कर रही है सरकार, तो बाहर जो ज्यादा में बिकेगा तभी तो किसान बेचेगा उसको। अब ये तो है नहीं कि बाहर अगर कोई 500 रुपए में मांगेगा तो किसान उसको दे देगा। और यही गारंटी दी है कि जो बाहर जो हमारे किसान भाई हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले, उनका जो उत्पादन है, उनकी जो लागत है, उनसे 50 गुना ज्यादा प्रॉफिट के साथ में उनको भाव मिलके और अच्छा भाव मिल जाए। जब परचेजिंग उन सेल हो जाए उनकी बाहर की बाहर, तो मंडी में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंडी में आएगा तो उसको टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो जो बाहर व्यापारी ले रहा है वो 100-200 रुपए बढ़ा के लेगा बाहर, क्योंकि वहां पर उसके 100 रुपए भी फालतू लग रहे। तो इससे बेटर तो बाहर उसको, किसान को हम प्रॉफिट देने के लिए बाहर के लिए कानून लेके आए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। रही बात दूसरी, वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग की बात, व्यापारी भंडारण की बात। इस देश के अंदर अभी हमारी, जब से हमारी सरकार आई है तब से एफपीओ हमने बनवाए हैं, हमने प्रगतिशील किसानों को बढ़ाया है। और मैं अपने हरियाणा की बात करता हूं, आज हरियाणा के अंदर 82,000 ऐसे किसान भाई हैं जो अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करके अपनी फसल को बेचना चाहते हैं। तो क्यों उनको क्या रोका जाएगा? क्या उनको क्यों नहीं आजादी मिले? वो क्यों ना अपनी फसल को बाहर बेच के आए और अच्छा भाव मिले, वो देश में कहीं भी किसी भी मंडी में बेचे, उनको भंडारण की भी यहाँ किसानों की पशुपेश ये है कि अच्छा भाव मिलेगा, इस बात की गारंटी क्या है? अभी आज भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि मंडी के बाहर
जिस रेट पर वो बिकेगा उसकी एमएसपी का क्या, उस एमएसपी की देखिए, सरकार गारंटी देगी? यही तो मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ कि जब मंडी के अंदर एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, बाहर अच्छा भाव मिलेगा तभी तो है ना, बेचेगा किसान। और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो मंडी में आके बेचेगा एमएसपी के ऊपर। और उसमें सरकार ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक एक दाना परचेज करेंगे हम। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। महिमा सिंह, संतोषजनक जवाब मिला? जी देखिए, ऐसा है अनामिका जी कि आज जो हर्षदत्त कौर बादल जी का इस्तीफा है वो अपने आप में जवाबी कार्यवाही है सरकार के अध्यादेश द्वारा लाए गए इम्पोजिशन की, जो थोपा गया फैसला है। लॉकडाउन में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो आप किसानों से, जनता से बातचीत किए बिना आपको बैकडोर एंट्री करानी पड़ गई ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से, और फिर तुरंत जल्दबाजी में इन बिल्स को, इन विधेयकों को पारित भी कर दिया गया संसद में बिना बहस के। यदि आप इतनी ही ट्रांसपेरेंटली बात करना चाहते थे, यदि आप इतनी ही फेयर बात कर रहे थे, तो फिर इसे बहस करवा करके कुछ समय रुक करके पारित किया जा सकता था। और अभी जैसे कि लॉकडाउन में नीट की परीक्षाएं भी करवाई गई हैं, तो प्रश्नकाल भी हो ही सकता था। लेकिन अभी जिन बातों की बात हम कर रहे हैं, एमएसपी की टेक्निकल टर्म्स, ये भारी भरकम टर्म्स जो आम किसान को जो समझ में आने वाली भाषा है, उस भाषा में क्यों नहीं समझाते? और यदि प्रधानमंत्री जी के बताने के बावजूद भी किसान नाराज हैं और धरनों पर बैठे हुए हैं, तो सोचने वाली बात है, विचारणीय है ये सभी के लिए कि कहाँ पर सुई अटकी हुई है और कहाँ कौन सी ऐसी बात है। क्या हम निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हम कीटनाशकों को, जैसा हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, हमारी नेता जो है माननीय, उन्होंने भी ये बात बार बार उठाई है कि इसे प्रॉपरली स्टडी और रिसर्च, इसमें संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि कीटनाशक की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य संकट जैसी आपातकालीन स्थिति जैसी बात जब होती है 1960 में जो थी, उस समय हम जो अधिनियम लेकर आए थे उनमें अमेंडमेंट्स लाए गए, ये तो बात ठीक है, पर उन्हें लाने का जो तरीका है वो संवाद के माध्यम से है, वो थोपने के माध्यम से नहीं है। और आज की तारीख में यदि हम ऐसी रोक के हटने से व्यापारियों और स्टॉकिस्ट को मदद दे सकते हैं, तो वो क्यों ना दी जाए, जबकि हम दूसरी तरफ कॉरपोरेट्स को, बड़ी कंपनीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है, हमारा जो विवाद को सुलझाने का सिस्टम है, किसानों को वो नहीं पता है। वो आज हो सकता है आकर्षित होकर के कुछ किसान जो मान गए हैं, जिन्हें अभी प्रधानमंत्री जी की बात सुन के लालायित हो गए हैं, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता है कि कल को जब ये विवाद और मैं इसी पर आ रही थी। आज हमने देखा है कि काफी किसान ऐसे भी हैं जो बाकायदा बैनर लेकर सड़कों पर आए थे और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है सीएम के नाम कि हम सरकार के साथ है, हमारा समर्थन है इस अध्यादेश को। तो आपका ये कहना है कि पीएम की बात से वो लालायित हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ किसानों को ही नहीं अपने संबोधन में शामिल किया, बल्कि उन्होंने आप लोगों पर भी कटाक्ष किया है। ये बोला है उन्होंने कि आप लोग किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, किसानों को बहका रहे हैं। देखिए, रोटियां तो 2014 में पता नहीं किसने सेकी थी, जिन्होंने कहा था कि 1 करोड़ के 1 करोड़ का रोजगार देने का वादा था। हम आ गए सत्ता में तो हम 2 करोड़ को रोजगार देंगे। किसानों पे आई, हाँ, किसानों पे आई। तो रोटियां तो पता नहीं किसने तब सेकी थी। और नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर उन्होंने तब रोटियां सेकी थी तो अभी आप रोटियां सेक रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप मुद्दे पे आइए ना। मुद्दे पे बात ये है कि देखिए, मुझे बस इतना सा देखिए, अगर मैं कह रही हूँ आपसे डायरेक्ट कि आप किसानों को भ्रमित कर रही है, बहका रही हैं, तो आप उस बात का सीधे जवाब क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस? इस बात का बिल्कुल सीधा जवाब है कि संकट के इस समय में जब किसानों को राहत पैकेज देने की जरूरत थी, उनकी बड़ी जरूरतों पे बात करने की जरूरत थी, तो हम उसको छोड़ करके हम ये विधेयक लेकर आ गए। हमने ये ऑर्डिनेंसेस को बिल के फॉर्म में पास भी कर लिया, और हम उनकी जो जरूरतें हैं, जो उनकी
एसेंशियल नीड्स हैं, उनके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। उन नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार का ये दावा है कि उन एसेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए एक मौका मिल रहा है, किसान खुलकर मार्केटिंग कर सकेंगे अपनी फसलों की। सही मायने में किसानों को अब आजादी मिली है, ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से। आप ये बताएं कि ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? हमारे नेताओं ने ठीक है, आपने इस लाइन को भी क्वेश्चन कर दिया। सुखबीर तंवर, आऊंगी महिमा सिंह, सुन लिया मैंने, आऊंगी। हाँ अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 6 साल से है। ठीक है। जिस प्रकार से जो मोदी नीति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, बिना लोगों के अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नोटबंदी सबसे बड़ी विफलता। 99.2% जब करेंसी जो प्रतिबंधित थी वो जब वापस बैंकों में जमा होगी तो इस देश को क्या मिले। इन्होंने क्या कहा था? काला धन आएगा। और आप बीच में ना बोले, आप बोल नहीं पाएंगे। फिर अगर बीच में बोले तो फिर बोल नहीं पाएंगे। आप समझ लीजिए, आप बोल नहीं पाएंगे अगर बीच में टोकेंगे तो। मैं बता रहा हूँ आपको, विषय नहीं है, विषय पे आ रहा हूँ मैं विषय पे आ रहा हूँ। आप गलती बनाए रखिए। सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए पहले। जब 99.2% करेंसी वापस जमा होगी वो इनकी मुहिम फेल हुई। उसके बाद जीएसटी में जो ऐतिहासिक रोल बैक हुए वहां ये असफल हुए। किसान पे आ जाइए, किसान पे आ रहा हूँ, किसान पे आ रहा हूँ। डायरेक्ट की बात नहीं, बाद में भी आज लॉकडाउन, आप इसी लॉकडाउन जिस प्रकार से लगाया गया, अनामिका जी, जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई और आज अर्थव्यवस्था को किसने संभाला? कृषि ने संभाला। और आज ये कृषि में जिस प्रकार के अध्यादेश लेके आए हैं, निसंदेह ये बहुत ही घातक हैं। और इनका मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि कैसे इस प्रदेश और देश के किसान के लिए घातक है। बताएं। देखिए, जिस प्रकार से कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 में ये लेके आए हैं, सबसे बड़ा घातक इसका प्रावधान है कि न्यायालय की विवेचना इसमें शामिल नहीं है। दूसरी बात, सारे का सारा सर्वे सर्वा अधिकारियों को बना दिया गया है जो कहीं ना कहीं सरकार के मातहत काम करते हैं और निसंदेह वो सरकार के दिशा निर्देश पे ही भविष्य में काम करेंगे। इसके अलावा 85% किसान इस देश का, उसकी जोत 2 एकड़ से कम है और 2 एकड़ से कम जोत में ना उनके पास कोई भंडारण की व्यवस्था है, ना उनके पास कोई यांत्रिक जो मशीनरी की है, ना वो है, ना उनके पास कोई आर्थिक वो है। वो जो 85% किसान है उसको इन अध्यादेशों में किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा अध्यादेश इन्होंने किया, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता 2020, इसमें जो 4 महीने से, जो जून में इन्होंने पारित किया, 4 महीने से दिशा निर्देश नहीं तय कर पाए। जब पूरी तैयारी थी तो दिशा निर्देश क्यों नहीं आए? इसके अलावा राज्य सरकारों को इन प्रावधान के तहत कोई समझौता होगा, राज्य सरकार का कोई कानून इस पे एप्लीकेबल नहीं। ये बहुत बड़ी अपने आप में धोखा है पूरे राष्ट्र का जो संघीय ढांचा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस संघीय ढांचे पे प्रहार कर रही है। इसके अलावा जी धोखा कैसे? संघीय ढांचे पे प्रहार? आज राज्य सरकार के जो भी कानून है या भविष्य में कोई कानून बनेंगे, अगर इस अध्यादेश के अंतर्गत या जो आज ये एक्ट बन गया है इसके तहत कोई किसान का अगर समझौता होगा तो किसान मंडी की व्यवस्था। अरे रुक जाओ भाई, अगर तंवर साहब मंडी की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था भी आ रहा हूं, रुक जाओ एक मिनट। अगर इस प्रकार का कोई समझौता होगा तो वो कोई भी राज्य का कानून उस पर प्रभावी नहीं होगा। और इसमें भी ये भी जो अध्यादेश है इसमें भी सीधी लाइन है, ये भी न्यायिक विवेचना के बाहर है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे जो और किसान के लिए मरने मारने की बात है, देखिए आज आकस्मिक परिस्थितियों में किसी किसान के घर में कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है, उसके बाद जितनी भी जमीन है, अगर वो अपना एक छोटा टुकड़ा भी गिरवी करना चाहे या बेचना चाहे तो इस समझौते के तहत उसको बेचने का अधिकार नहीं है। किसी भी प्रकार की दिक्कत पड़ सकती है। इसके अलावा जो कंपनी समझौता करेगी किसान से उसको ऋण लेने की सुविधा है, लेकिन किसान अपनी ही जमीन पर ऋण नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं ये किसान को बंधुआ मजदूर बनाने की बात है। आ रही सर, दलबीर धनखड़ आ रही सर, एक बार और दलबीर धनखड़। धन्यवाद अनामिका जी।
आज हम विषय वही है जो लगातार 5 दिन से हम कर रहे हैं बातें वहीं आ जाते हैं। इस देश में सबसे बड़े किसान नेताओं के अगर मैं नाम लूंगा तो किसान नेता जब बड़े बने जो कांग्रेस से बाहर रह गए, कांग्रेस के थे, कांग्रेस से बाहर चले गए तो उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा सर छोटू राम जी, दूसरा नाम लेना चाहूंगा मैं चौधरी चरण सिंह जी, तीसरा नाम में जननायक ताऊ देवीलाल जी। आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक बड़ी अच्छी सोच थी, वो इसलिए बड़े नेता बने क्योंकि कांग्रेस ने तो उनका गला दबा रखा था, नेता बनने नहीं देते उनको, किसान नेता तो बनने ही नहीं देते। तो कांग्रेस किसानों की बात ना करे तो ही अच्छी है। मैं तीनों के नाम लिए, कांग्रेस में ही थे कभी ना कभी। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे सर छोटू राम जी ने एक बात कही थी किसान और मजदूर के लिए, ए भोले किसान तू बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान। तो इसमें दुश्मन सीधी सीधी कांग्रेस है। कैसे मैं बताऊंगा, वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। आज कांग्रेस इन बिलों की एक तरह से मान के चलिए घोर विरोधी पार्टी है इस देश में। इनके बड़े नेता कहां हैं जिन्होंने विरोध करना चाहिए? वो नेता ही नहीं है। वो तो जब बहुत वैसा समय आता है, बिलों अच्छे बिल आते हैं जिनके लिए किसी का भला होता है, वो होते ही नहीं बोलने के लिए, माननीय राहुल गांधी जी। चलो वो उनकी अपनी वो है। फिर ये बार बार हम कितने दिन से आप एक बात करें, क्या बात कर रहे थे? बात हम ये कर रहे थे एमएसपी और डाल दो इस लाइन में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा होगा चाहे वो हरियाणा की सरकार थी चाहे वो केंद्र की सरकार थी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने साफ शब्दों में कह दिया था आज से 4 दिन पहले एमएसपी हम नहीं हटा रहे जी। और मैं फिर एक बात थोड़ी सी मैं भूल गया, मैं याद दिलाना चाहूं तो वो 3 बड़े नेता किसान नेताओं की एक इच्छा थी कि इस देश में जो पैदा करता है किसान वो अपनी पैदावार का अपना भाव लगाए जैसे व्यापारी अपनी प्रोडक्शन का लगाता है। उनकी सोच थी बहुत बड़ी। इस बात को मेरे विपक्ष के मित्र भी मानेंगे और सत्ता पक्ष वाले भी मेरे साथ बैठे हैं और विशेषज्ञ भी यहाँ हैं। और आपको भी ध्यान होगा ये बातें बार बार उन नेताओं की कहीं से उठा लेना। एक ही बात उन्होंने कही थी, उस दिन सही आजादी किसान की होगी जिस दिन किसान अपनी फसल पैदा करेगा और अपना भाव बोल देगा। इसमें 2 फायदे मैडम मैं आपको बताना चाहूं, देश और प्रदेश की जनता को 2 फायदे मिलेंगे, किसानों को 2 फायदे मिलेंगे। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भाटी साहब से भी किया, तंवर साहब से भी किया, किसान कांग्रेस से भी किया, भाई किसान का क्या नुकसान इसमें? बिल्कुल इन्होंने भी अपने अपने हिसाब से हिसाब दिया। मैं भी एक बार उसको बोलना चाहूंगा। मैं आपसे भी के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताना चाहूंगा, जब एमएसपी आपकी रुकी हुई है, फिक्स कर दी है, मंडी के बाहर दीवार के आप अपनी बोली लगा सकते हैं। अगर आपको कम भाव मिले तो अंदर आ जाओ, आप पूरे पैसे माल बेल तोल दो, तोल के अपने पैसे ले लो। तो यहां बिल्कुल आजादी है। इस बात को मैं तो खासकर इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे मित्र हैं इनको बताना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी और सर छोटू राम के हम अनुयायी हैं सब, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस से नेता बाहर निकल के वो नेता बने हैं, वो किसान नेता बने हैं। अब इस बात को हमें नहीं बोलना चाहिए, इसमें किसानों का भला है तो आपने साथ देना चाहिए। हम किसान का इसलिए साथ दे रहे हैं, किसान का भला किसमें है? एमएसपी है। एमएसपी नहीं होती तो हम भी खिलाफ होते हैं सरकार के, भले सरकार साथ चला रहे थे। यही बात पहले दिन हमने कही थी, एमएसपी हमें मिलेगी और किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा। मैडम कल वाली डिबेट में, परसों वाली डिबेट में एक बात उठती थी, कांग्रेस के मेरे मित्रों ने एक बात की थी, आप मक्की नहीं खरीद रहे, आपने मक्की बुआ तो दी 8 खंडों में। मैं आपको वायदा कर रहा हूं 17 मंडियां सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। मक्की खरीदी जाएगी वहां और वो 7,000 रुपए और मक्की की जो एमएसपी है उस पर आपको खरीदी जा रही है। और 108 मंडियां, मेरी सुनो प्लीज, कांग्रेस की कितने लंबे सरकार रही इस देश और प्रदेश में, कभी बाजरे का एक दाना खरीदा? या तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में बाजरा खरीदा गया था, या अब मनोहर लाल खट्टर और अपने दुष्यंत जी की सरकार में बाजरे के लिए कह दिया कि एक दाना खरीदेंगे और आपको पूरा पैसा देंगे। तो ये बिल्कुल अगर कोई कमी है बिल में, सेंटर का बिल है, हम भी आपके साथ है, कमी निकाल लो, हम आपके साथ खड़े। जो 3 हरियाणा की सरकार आपके साथ है। वीर तंवर ने जो 3 पॉइंट पूछा दलबीर धनखड़, मैं चाहूंगी उसका भी जवाब मिले। समय सिंह भाटी साहब, इसका जवाब आपके पास क्या होगा वो भी मैं जानने के लिए आपके पास आऊंगी। धनखड़ साहब, उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे पे प्रहार है एक तरह से इस बिल को लाया जाना, ये बात कही ना आपने तंवर साहब। इसके अलावा वो कहते हैं कि किसान अपनी जमीन पर लोन नहीं ले पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आपने ये बात रखी, लेकिन कंपनी ले पाएगी। इनके बहुत अच्छे सवाल हैं। हाँ। मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं सरकार की तरफ से यहाँ बोलिए। हाँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जमीन किसान की और किसान की ही रहेगी। और उस प्लीज आप बोलो मत, आप बेल बोलना, आपका नंबर आएगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं बोल समझ लूंगा, आप सुनो तो आप जवाब ले लीजिए, समझा देना, कोई बात नहीं, मैं एक बार समझा दूं। कोई बात नहीं, कसी जमीन मैडम किसान की ही रहेगी, किसान अपनी जमीन को गिरवी रख सकता है, लोन ले सकता है,
जो चाहे कर सकता है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर उस जमीन पे कोई भी लोन नहीं ले सकता दूसरा व्यक्ति। ये मैं आपको भरोसा और आरएसएस के पन्ने नहीं, गलत मत बोलो। आपने इस अध्यादेश की एक लाइन नहीं पढ़ी। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अध्यादेश में आपको इसके अंदर कर सकते हैं। बारी बारी से प्लीज, बारी बारी से प्लीज। अध्यादेश में बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है गिरवी कर सकता है और एसडीएम से नहीं हो। अरे आप मैं क्या कह रहा हूँ, आप पार्टी जी क्या कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको नॉलेज ही नहीं है, मैं विषय की बात कर रहा हूँ, मैं आपको अध्यादेश के बारे में बात कर रहा हूँ। आप बैठ के पहले पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है मैंने पढ़ा। अरे भाई आप कहाँ लिखा हुआ आप मेरे को बताइए। ये मेरे हाथ में है अध्यादेश, आप पढ़ के बताइए मेरे को कि इसमें कहाँ लिखा है। इसमें जो अगर वो अध्यादेश लिखा है तो सबसे बोल ही देना। ना तो किसान मेरा सवाल क्या है? अरे सुनो ना मेरी बात पहले, सवाल क्या है मेरा? अपना लोन ले सकता है ना बेच सकता अपनी जमीन को, ये नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इसकी ओनली अध्यादेश में ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज विषय की जब तक नॉलेज ना हो उसको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद जवाब को तो रखना चाहिए। जवाब सोफी राणे साहब को देखिए, विश्लेषक है, आप सब कुछ सुन रहे हैं, अभी तक वक्त नहीं मिला, आप लोग बार बार बीच में बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, मैं तो सामने दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सामने। आ रही हूँ सर, सोफी राणा। देखिए नामिका जी, जब से ये अध्यादेश आए हैं और सरकार का भी एक पॉलिसी होती है कि अध्यादेश जारी कर दो, उसके ऊपर लोगों के व्यूज लो, उसका एटमॉस्फेयर देखो। इनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो या दूसरे विचार हैं, मीडिया है, वो देखती है तो उसमें पूरी चीज एक विश्लेषक हो जाती है। तो हम जब भी यहाँ डिबेट में, जब उसके बाद 5, 7, 10 डिबेट हुई, उसमें शुरू में हमारी डिमांड ये थी और ये संशय बना हुआ था बिल्कुल कि ये संशय था कि एमएसपी रहेगी। और दूसरा संशय आता है कि जो अब जो चल रहा है, जो मंडी का जो एक्शन रहा, और मंडी ये कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दो चीजें हम शुरू से उठाते रहे, मैं भी और विपक्ष भी उठाते रहे। अब पहले तो धनखड़ साहब ने वर्बल यहाँ पे वो किया, गारंटी दी कि भाई बिल्कुल एमएसपी रहेगी, ये जो है ये एजीटी चलता रहेगा। उसके बाद कृषि मंत्री जी ने विधानसभा पार्लियामेंट में दे दिया। पार्लियामेंट में कोई बात गलत नहीं की जा सकती, इस टाइप के बयान नहीं दे सकते क्योंकि उसमें विशेषाधिकार अधिकार हो जाता है, कंटेंट ऑफ कोर्ट टाइप होता है, तो वो नहीं देता। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया, तो यहाँ तक तो ये संतुष्टि हमें हो जानी चाहिए कि भाई एमएसपी रहेगी। शायद ये संतुष्टि महिमा सिंह ने जो कहा कि अगर प्रश्नकाल हो जाता तब हो जाती, बातचीत होनी चाहिए थी, प्रश्नकाल करना होना। बिल्कुल उनकी बात जायज है, लेकिन देखो कोरोना में नहीं हो पाया, वो अलग चीज है। बहुत सी चीजें वर्ल्ड में बहुत नहीं हो रही, हो जाता हो जाता था अच्छा। एक मिनट, अरे मैं कह रहा हूँ, अरे प्रश्नकाल नहीं हो पाया। आप भी ऐसी बात कर रहे हो, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में पास हुआ है, पार्लियामेंट में प्रश्नकाल नहीं हो पाया। प्रश्नकाल नहीं हो पाया, कोविड की वजह से नहीं टाइम था। चलो एनीवे होना चाहिए, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ आपका। मैं ये कह रहा हूँ ये होना चाहिए था, किसी वजह से नहीं हो पाया, ये एक अलग बात है, क्या वजह थी कैसे थी। लेकिन ये दो चीज देने के बाद भी अगर हम किसान की बात करें, और मैं ये चाहे किसान नेता हैं, जब से अध्यादेश आया सड़कों पे आए, लाठियां खाई, चाहे वो बीएस मान साहब हो, चाहे अशोक मलिक हो, चाहे वो अतर सिंह संधू हो, चाहे वो ओपी धनखड़े किसान नेता हो, कितने भी किसान नेता जो सड़कों पर आए, जिन्होंने आके डिबेट की, जिन्होंने विरोध दर्ज करवाया, उसका असर ये हुआ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका असर ये हुआ कि अध्यादेश में जो एमएसपी और जो ये जितने भी मंडी वाले थे, ये जो चीज संशय बना हुआ था, वो सरकार को पार्लियामेंट में आके क्लियर करना पड़ा, और आज प्रधानमंत्री को इसी प्रेशर में करना पड़ा, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अब जहां तक सवाल है, दो कानूनी बात मैं बताता हूँ आपको। दो कानूनी बातें क्या है जो ऑब्जेक्ट बड़ी अंधाधुंध चल रही है, मतलब धुलने ये कह लिए आप क्लियर से नहीं हो रहा। एक तो जो बात डिप्टी कमिश्नर एसडीएम की, ये बात भी हमने आपकी डिबेट में कई बार उठाई है, ये जो है एम्प्लॉई है, ये स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट लायबल होती है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो इनकी बजाय इनको जुडिशियल सिस्टम में दे देना चाहिए था। लेकिन एक्ट में एसडीएम और डीसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर में ये वो फैसला करेंगे जो एग्रीमेंट में किसान का उसका झगड़ा हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसमें सिर्फ एसडीएम ही करेंगे जी, उसके बाद कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा अगर इस एक्ट में है तो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अबव हो। तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकती पॉसिबल
कि ये जो कानून बना है इसका रिव्यू कहीं नहीं होगा। और ये जो डिप्टी कमिश्नर से आपको संतुष्टि नहीं है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर एसडीएम को तो इसलिए लगाया गया है कि वो सरकार किसान के इजी अवेलेबल है, नजदीक है, तहसील में बैठे, तहसीलदार बैठा है, एसडीएम सब डिवीजन में बैठा है। तो अगर मान लो इस एक्ट में नहीं भी डाल दिया है, अभी तो ये पूरा बिल है, मैंने तो नहीं पढ़ा है, बट एक्ट में अगर मान लो बिल में पास हो जाता है कि डीसी के अलावा कोई ये लास्ट वो अथॉरिटी होगी, ये फैसला कर देगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में संभव नहीं है। 226 कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 226 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है चीज, और आप उसमें किसी भी में जा सकते हो, ऐसा कुछ संशय नहीं है। मतलब न्यायिक विवेचना को लेकर सवाल ना पूछा जाए, जो सवाल है वो ठीक है, थोड़ा सा देखिए, बात बिल्कुल ठीक है, तंवर साहब ने ये बात ठीक कही है कि थोड़ा सा एक सेकंड जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए था। जुडिशियल रिव्यू तंवर साहब की बात को मैं मानता हूँ, तंवर साहब एक मिनट, एक प्लीज नोटिफिकेशन, तंवर साहब की बात को मैं ये मानता हूं कि इसको जुडिशियल रिव्यू हो जाता तो अच्छा था, लेकिन अगर नहीं भी हुआ, एक्ट में नहीं भी दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर ने कोई फैसला कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसमें जा सकते हैं। दूसरा एक ये जो फार्मिंग है, जो कोऑपरेटिव कह लीजिए आप, ये जो फार्मिंग की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सब्जेक्ट है, इसमें एग्रीमेंट की बात हो रही बार बार। एग्रीमेंट जी वो खा जाएगा, भ्रम फैला रहे बिना काम का कि कंपनी आएगी, कोई होता है क्या ऐसा? कोई हमारे एक बॉम्बे की कंपनी या दिल्ली कंपनी मेरी जमीन को खा जाए मेरे काम को, ऐसा है अनामिका जी। इसमें कोई भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का भी एक सेंट्रल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बिल्कुल, उसके तहत एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में यही कंडीशन है कि कोई भी गैर कानूनी कानून के विधिवत नहीं होगा, जो कानून वैध नहीं होगा, वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहां तक सब्जेक्ट है, तो तंवर साहब ने सवाल उठाया, मैं क्लियर कर दूं कि जब तक किसी आदमी के नाम एब्सोल्यूट ओनर है, वो उस पर लोन भी ले सकता है, उसको बेच भी सकता है। एग्रीमेंट में अगर ये है कि मैं 1 साल जब मैं आपको जमीन एग्रीमेंट कर रहा हूं तब तक मैं नहीं बेचूंगा, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन कोई ये कहे कंपनी आएगी आपको तो लोन लेने नहीं देगी उसको, ये सारी धार्मिक बात है। कोई भी एग्रीमेंट वैलिड तब होगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, मैं एक बार फिर से एक राउंड सबके पास आ जाऊंगी। एक सेकंड और कुछ एक जोड़ना जल्दी समेट दीजिए। सरकार से मेरा ये कहना है कि एमएसपी तक तो ठीक है, फार्मिंग तक भी ठीक है, लेकिन एमएसपी से नीचे जो बाहर बिकेगा, एक लाइन अगर ये डाल दी जाए कि जो बाहर भी खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, तो ये डालने में इनको क्या परेशानी है? ये हमारी डिमांड है जनता की तरफ से कि जो बाहर जो बिकेगी एमएसपी ठीक है। मैं आपके सवाल का जवाब समय सिंह भाटी से लेने आऊंगी। बीएस मान, मैं आपके पास आऊंगी समय सिंह भाटी के बाद। ब्रेक पर जा रही हूँ सर, लेकिन मान साहब, दलबीर धनखड़ ने एक एग्जाम्पल देते हुए एक पंक्ति यहाँ पर कही कि किसान तू बोलना सीख ले। तो सरकार के खेमे में ढेरों सवाल आ गए हैं, जिसका जवाब अभी समय सिंह भाटी यहाँ पर देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी से मौजूद है। भाटी साहब, बिना देर किए जवाब। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब तंवर साहब कह रहे थे कि इसमें ऐसा प्रावधान कर दिया है कि वो अपनी जमीन पर लोन नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, वो चीजें। मैंने ये कहा है कि एग्रीमेंट जो है, हम एक मान लो कमरा भी देते हैं तो उसका भी एग्रीमेंट बनाते हैं, और इसके अंदर तो ये किया है कि 1 फसल से लेके और 3 फसल तक आप एग्रीमेंट कर सकते हो। आपको 6 महीने का भी एग्रीमेंट का टाइम है, आपका साल का भी टाइम है, और उस एग्रीमेंट में वो सारी चीजें, वो सारे नॉर्म्स डाले जाएंगे जो किसान चाहता है, और अपनी फसल का रेट तय करके डालेगा कि मुझे मेरी फसल का रेट ये लूंगा मैं, और उसके बिहाफ पे वो उसको एग्रीमेंट तय करेगा। अगर वो कंपनी राजी है तो एग्रीमेंट करे, नहीं करे तो कोई बात नहीं। और ये चीजें जो बनाई है आज, ये इनको छूट दी है किसान को ओपन मार्केट की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी मार्केट के अंदर। बड़े बड़े व्यापारी आओ, चाहे और व्यापारी आओ, चाहे और विदेशी व्यापारी आओ, जो भी आएंगे वो हमारे लिए लाभदायक होगा। जब एक व्यापारी मेरे को 2,000 रुपए दे रहा है प्रति क्विंटल का, और एक देगा मेरे को 3,000, एक देगा 5,000, तो मुझे तो सबसे ज्यादा देने वाला उसके साथ करूंगा ना। और मेरी फसल का तो एग्रीमेंट जब हो गया तो वो कानून के अनुसार होगा, और उसमें जो नॉर्म्स होंगे उसके अनुसार मैं उसको एग्रीमेंट करके दूंगा। उसके बिहाफ पे मैं अपनी जमीन का रेट ले लूंगा, मैं फसल का भाव ले लूंगा, और मेरी फसल बिक भी जाएगी। मुझे कहीं ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रही बात मंडी व्यवस्था की, मंडी के अंदर एमएसपी की भी बात आ गई कि भाई एमएसपी एज इट इज रहेगा। और अभी तंवर साहब ये भी कह रहे थे कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान डालना चाहिए था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है
कि यहाँ पर किसान अदालतें भी हम बनाने जा रहे हैं आगे चलकर। तो अब आगे चलकर जब आप एसडीएम और कमिश्नर तक जाओगे, इसमें कोई दिक्कत आई एग्रीमेंट में, तो आगे किसान अदालतें आ रही हैं, वो किसान अदालतें होंगी, उसमें भी आप अपना मैटर ले जा सकते हो। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल किसान के पक्ष में। पिछले 60 साल से हम ये कहते आ रहे हैं कि भाई किसान को आजादी मिलनी चाहिए। हर चीज, जैसे एक बिस्कुट कंपनी है, वो अपना बिस्कुट प्रोडक्ट बनाती है, पूरे देश में बेचती है, इंटरनेशनल लेवल पे बेचती है, अपना भाव तय करती है। क्या हम किसान हैं, हमारा अपनी फसल पे भाव तय करने का अधिकार नहीं है क्या? तो पहली दफा नरेंद्र भाई मोदी जी की, मनोहर जी की सरकार ने ये दिया है हमें, तो अब इनको किसी को भी इस पर कोई संशय नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसान के फेवर में खड़ा होना चाहिए अब तो। और जाके और हमने तो देखा, अभी आप देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से किसान ट्रैक्टरों में बैठ बैठ के जा रहे हैं और इसी अध्यादेश के समर्थन के लिए जा रहे हैं कि लागू करिए, ये हमारे लिए अच्छा है, इसी हरियाणा प्रांत के अंदर। और आज देखिए ना अनामिका जी, पूरे हरियाणा के अंदर 1% किसान ऐसा है जो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है। क्या उसका भला नहीं कर सकते क्या हम? अगर वो 1% किसान का भला भी हो गया तो उसकी देखो देख कितने किसान, या 18.5 लाख किसान परिवार रहते हैं हरियाणा के अंदर, कितना भला होगा, कितना किसान ऊपर आएगा। और बजट पे सवाल उठे थे, तो इन सारी चीजों को मैं बता रहा हूं, तो ये इन अध्यादेशों में कहीं भी कोई संशय नहीं है। और हमने बिल्कुल ओपन कहा है, आइए डिबेट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कोई भी इसमें आपके गजट में? मैं बता रहा हूं, ऐसा लगता है कि आप बताइए, हम गए गांव गए, हम क्षेत्र वाइज गए, हम ब्लॉक वाइज गए और जाके पूछा किसानों के साथ, बैठ के डिबेट करिए कि बताइए इसमें कहाँ कमी है, और जो और हमें भी लगा होगा कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई कमी है, हमने उसको भेजा होगा, हमारे नेताओं ने उसको भेजा होगा। लेकिन अब तंवर साहब, आप जिन किसानों के लिए बात कर रहे हैं, अभी ज्यादातर किसान समर्थन में है अध्यादेश के। विपक्ष के पास मुद्दा तो है, अब विपक्ष के पास मुद्दा तो है, अब इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं जब इनको ही ज्ञान नहीं है, जब आर्य साहब को इसका ज्ञान नहीं है, नहीं छोड़ दो आप इस बात को। देखिए अनामिका जी, मैं आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बताऊं आपको, भाटी जी ने जिस प्रकार से गलत व्याख्या करी, आर्य साहब को जब ज्ञान नहीं है इस अध्यादेश का, तो आप एक सामान्य किसान से जो निरक्षर है उससे कैसे अपेक्षा रख सकते हो उसको ज्ञान होगा? मैं दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है। ताऊ देवीलाल ने तो इस देश के किसान के लिए मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो आपने देश और प्रदेश के किसान को लूटने का प्रजलाने का प्रयास किया। मैं दिखाता हूँ आपको, आपके पास सबक नहीं है, आपके पास सबक नहीं है। आप एक विश्लेषक, आजादी मिली है किसान को, आप विश्लेषक को नहीं चैलेंज कर सकते। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं, उनका अपना विश्लेषण है, उनका अपना विश्लेषण है, गलत नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, हर कोई इनेलो की जुबान नहीं बोलेगा ना सर। हर कोई हर कोई इनेलो की जुबान नहीं बोलेगा, हर कोई इनेलो की जुबान नहीं बोलेगा। ये बहुत शालीनता से आपसे बात कर रही है, आप विश्लेषक को समझाएंगे क्या विश्लेषण करना है। इनको ये इन्होंने कहा ऐसा कानून लेके आ गए मोदी जी, तो अब तो मैं प्लीज पढ़ के सुना रहा हूँ, इनका धरातल खत्म हो गया। हाँ, मैं अब ये बात, आप नोटिफिकेशन पे बात कीजिए, लेकिन यहाँ इस पैनल पे बैठे आप विश्लेषक को नहीं चैलेंज कर सकते सर। वो अपना विश्लेषण दे रहे हैं, वो उनका अधिकार है। गलत व्याख्या की बात कर रहा हूँ, चैलेंज नहीं है, कोई गलत व्याख्या नहीं है इसमें, बोलिए 1 इंच भी कोई गलत व्याख्या नहीं। देखिए अब मैं जो ये नोटिफिकेशन है इसका 13 नंबर 14 नंबर स्पेसिफिक प्रोविजन है, हाँ। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सुना दीजिए। नंबर 13 जो गजट नोटिफिकेशन है इस एक्ट का, ऑर्डिनेंस का, सॉरी एक्ट का नहीं, एक्ट नहीं पढ़ा है मैंने। जल्दी इसका नो शूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट or state government or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under the ordinance or any rules or order or thereunder। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनका कोई अधिकारी इसमें जो कुछ भी कर दे, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, उसको संरक्षण दिया है। नंबर 14 में क्या कहा है? दिस द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट
notwithstanding anything inconsistent therewith in containing any state APMC Act or any other law or time being in force or any instrument having effect by virtue any law for the time being in force। कहने का भाव यह है कि सरकार का, राज्य सरकार का कोई भी लॉ इन किसी भी ऑर्डिनेंस पे प्रभावशाली नहीं होगा। ये सबसे घातक प्रोविजन जिसकी मैं बात कर रहा था। और इसके अलावा जो नंबर 15 है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट or proceeding in respect of any matter the cognizance which can be taken and disposed of by any authority empowered by under this ordinance of the rule made thereafter। कहने का भाव यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस है दोनों, इनमें किसी भी सिविल कोर्ट को इससे बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है साहब। अब आप बोलने दीजिए। बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल शांति से, ये बिल्कुल शायद ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा कहना ये है कि जहां तक सिविल कोर्ट पे मैंने पढ़ा और मैं नहीं पढ़ रखा है, ऐसा नहीं मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा है इन्होंने जो सिविल कोर्ट की बात की है, वो सिविल कोर्ट जो है यहाँ की हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट के इक्विवेलेंट है। जो सिविल कोर्ट के पावर थे, जो डिस्ट्रिक्ट जज करता सिविल में, वो पावर डीसी डिप्टी कमिश्नर को लेवल में दे दिए। अब ये बात अब इस ऑर्डिनेंस में कहीं नहीं लिखा है। अरे रुक यार, हमारे साथ 6 गेस्ट हैं सर, लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत पड़ेगी लिखने की? उसको उसने पावर दे दिया, उसको उसके पावर दे, पावर तो लिखेंगे ना, किसी और की पावर लिखेगा। जैसे दूसरी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लिख रहे हैं, इसमें लिखना चाहिए ट्रांसफर हुआ है। बाद में बात करना, देखो मेरी बात सुनो। सिविल कोर्ट के अंदर जो बैन लगा, इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट कोर्ट थी, उसका ऑर्डर लिया। प्लीज 1 to 1 नहीं हो रहा सर, प्लीज सर, प्लीज सर, मैं आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ, आप सुनिए धैर्य से। नहीं करेगा ये बात है कि जो डिप्टी कमिश्नर ने फैसला दे दिया उसमें सिविल को, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, ये प्रोविजन तो कोरा कागज है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए, रुके कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 to 6 पढ़िए, मेरी सलाह तंवर साहब, आप वकील हैं, 2 to 6 पढ़िए, जिसमें इनहेरेंट पावर है, जिसके अंदर कानून बनाने तक के पावर हैं, आप कानून बदलने तक के पावर बदले। आपको एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, जुडिशियल के लिए सुप्रीम कॉलेजियन दो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने के लिए कमीशन बनाया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये पार्लियामेंट ने बनाया, और वो एक्ट भी पार्लियामेंट ने बनाया था कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे उस पर कमीशन बने। एक वो उसको सेटिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रखे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को हर तरह का पावर है, उसके लिए कहीं कोई बैन नहीं है। ये आप थोड़ा सा पढ़िए प्लीज, और यहाँ बैठने से पहले थोड़ा सा सलाह ले लिया करो। निर्णय को बात का जवाब मिल गया। आपका स्टेज नहीं है, ये स्टेज नहीं है, किसी को कुछ बहका लो, एक कानून है। प्लीज आपकी बात का जवाब दे दिया उन्होंने। बेचौटाला जिंदाबाद, ये जिंदाबाद नहीं, ये कानून है। कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रखे, वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर में कहीं भी कोई भी चैलेंज हो सकती है। पार्लियामेंट रही है किसानों की भलाई के लिए, नाराजगी की भी एक सीमा होती है सर। आपके हर एक बात का जवाब लगातार सरकार दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, हर कोई इस पर बोल चुका। जो आपके डाउट्स थे काफी हद तक हम लगातार कई दिनों से, जैसे दलबीर धनखड़ ने भी यहाँ पर कोट किया, किसानों की ही बात डिबेट में लेकर आ रहे। दिन भर तो दिखाई रहे, डिबेट का भी विषय आप ही लोग है सर। तो क्या किसान अभी अपनी भाषा बोल रहा है या विपक्ष की भाषा बोल रहा है? अब आप में भी हमें फूट नजर आ रही है। ज्यादातर तो अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं, फिर कुछ नाराज क्यों? चलिए, आवाज ही नहीं पहुंची इन तक। मैं आप ही के पास आती हूं यहाँ पर दलबीर धनखड़ साहब। अब जो थोड़े से किसान नाराज हैं उनको कैसे मनाएंगे? जी अनामिका जी, मैं तो फिर एक बार याद दिलाऊंगा, जो 3 बड़े किसान नेता हुए हैं वो कांग्रेस से बाहर निकल के हुए, तब उनका नाम बड़ा हुआ है। सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जी, हम सब उनको मानने वाले। किसान कोई भी होगा उनको जरूर मानेगा। उन्होंने 3 बातें कही थी, मैंने सर छोटू राम जी की बता दी। ए भोले किसान, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान, पहला। नंबर 2 मैं आता हूं चौधरी चरण सिंह जी पे।
उन्होंने बहुत किताबें लिखी किसानों के बारे में भी, और तकरीबन हम सब ने थोड़ी बहुत सब ने पढ़ी है। उन्होंने एक बात बहुत साफ शब्दों में लिखी थी, बोले मैं चिंतित हूं, किसान की खेती छोटी होती जा रही है, इससे मैं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि छोटी खेती में लागत ज्यादा आएगी और इनकम कम होगी, खर्चा बढ़ेगा, इनकम कम होगी। कोई किताब उठा लेना उनकी, ये बड़ी सोच थी इस मामले में। तो उन्होंने यही बात कही थी, छोटी खेती को तो हम छोटी होती जाएगी, बड़ी तो नहीं कर सकते, पर एक ऐसा प्रावधान कभी ना कभी देश में आए जो खेती छोटी को बड़ी करके मशीनों से पैदावार बढ़ेगी तो खर्चा आधा होगा। तो मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसका फायदा मिलेगा, उनकी सोच थी। फिर चौधरी देवीलाल जी के बारे में, जो हम भगत है सब के सब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने देश के किसानों के लिए जो किया, कांग्रेस से बाहर निकल के किया। उनकी एक और सोच थी, तंवर साहब भी उसे ना नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात कही थी, मैं उस दिन खुशहाल होऊंगा जिस दिन किसान अपनी फसल की खुद बोली लगाएगा, कहेगा मेरी ये चीज इस भाव की है, आपने लेनी या नहीं लेनी। तो मैं तो आज खुश हूं इस बात से, मेरी पार्टी और मैं खुश हैं। चौधरी चरण सिंह के, चौधरी देवीलाल जी के, सर छोटूराम जी के सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। जो लोग ये तो कह आने रहे हैं वाले कि समय में हरसिमरत कौर की तरह दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको जवाब है। बिल्कुल सबकी सोच है जी, ना वो सही कह रहे हैं, उनकी सोच वो है, हमारी सोच ये है, हम यहीं बैठ के सर छोटूराम की तरह इस प्रदेश का भला करेंगे, देश का भला करेंगे, किसान को उनका एक एक दाना खरीदवाएंगे, एक एक पैसा देंगे। ये हमारी ड्यूटी बनती है, क्यों जनता ने हमें ऐसी जगह बैठाया है। इन विपक्ष वालों ने हमें नहीं बैठाया, जनता ने हमें बैठाया, किसान का हम भला करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। एक एक दाना खरीदेंगे। मैंने मक्की का उदाहरण दिया, 3 दिन पहले मक्की की बात हो रही थी, मैं बाजरे का उदाहरण दिया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का मैंने उदाहरण दिया। पहली बार बाजरा अगर किसी इस प्रदेश में खरीदा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खरीदा था। मैं तो इस तरह के उदाहरण देता रहूंगा, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं और छोटी जोत वाले किसान हम, तो हमें तो इसमें फायदा नजर। चलिए ठीक है, महिमा सिंह फाइनल कमेंट। अनामिका जी कि इसमें ये जो पहले बात एक एक्सपर्ट ने कही कि गैर संवैधानिक है, राज्य सूची में आता है कृषि, और राज्य सरकारों को ठेंगा दिखाते हुए इस विधेयक को ले आए हैं। इसको आर्य साहब क्लियर कर चुके हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हठ धर्मिता है क्या है, क्यों उसको जो चीज समझाया जा चुका है उसी को बार बार क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है। महिमा दूसरी बड़ी अहम बात अनामिका ये है कि वर्ष 2018 में अशोक गलवाई कमेटी ने जो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और एग्री प्रोडक्ट के निर्यात को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी, वो इस विधेयक से पूरी तरह से गायब है। इन्हीं के द्वारा बैठाई गई कमेटी और उसी में जो दिए गए सुझाव थे, उसी में लाई गई जो रिपोर्ट थी, उसके अहम मुद्दे, उसके अहम इंग्रेडिएंट इस विधेयक से गायब हैं। और आप ये कह रही हैं कि इसके ऊपर बात की जा चुकी है, कही जा चुकी है। वक्त नहीं है मेरे पास महिमा सिंह, लेकिन एक सवाल छोटा सा मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगी, संक्षेप में उसका जवाब भी। आप लोग किसानों के हक की बात कर रहे हैं लगातार, ठीक, किसानों के लिए बोल रहे हैं ना, ज्यादातर किसान तो अब इस अध्यादेश के समर्थन में जा चुके हैं, तो किसके लिए बोल रहे हैं? ये अनामिका आप कैसे साबित करेंगे कि ज्यादातर किसान इसके समर्थन में? हम दिन भर से दिखा रहे हैं खबरें, हम दिन भर से खबरें दिखा रहे हैं, खबरें कैसे बनती हैं और कैसे दिखाई जाती हैं। हमने जैसे आपके सवाल लगातार उठाए वैसे हम किसानों की बात रख रहे हैं। हम दिन भर से दिखा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लेकर के हम सरकार का समर्थन करते हैं, आप जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाइए, बड़े बड़े बैनर लेकर। आप अभी चाहे हम फिर से दिखा देंगे। हम जिन सवालों को उठा रहे हैं वो सवाल कांग्रेस तो सिर्फ मुख है उठाने का, और सवाल किसानों के हैं, और हमारे तो पूछ रही हूँ, वो तो समर्थन में है ज्यादातर। चलिए ठीक है, नहीं है जवाब आपके पास, नहीं है आपके पास जवाब। समय सिंह भाटी फाइनल कमेंट। मैं महिमा जी को बताना चाहता हूँ, महिमा जी की सरकार ने ये जो अध्यादेश आए हैं इनका प्रारूप बना दिया था, और ये प्रारूप बना के इन्होंने रख लिया, लेकिन ये लागू नहीं, लेके नहीं आ पाए, क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी, इनके पास शक्ति नहीं थी कि ये उन अध्यादेशों की जो प्रारूप बनाया था उनको लेके आ जाए, उन नॉर्म्स को लेके आ जाए, वो ओपन करें। अब जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है वो ताकतवर सरकार है, निर्णय लेने की क्षमता रखती है, वो लेके आई है। इनकी तो हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि इनकी सरकार में तो आप और हम सबको मालूम है कि कैसे लोग बैठे हुए थे, नेतृत्व किसके हाथ में था, कौन देख रहा था, इनको क्या पता किसान की चिंता क्या होती है। उनको जो नेतृत्व कर रहे थे उनको किसान का पता ही नहीं था। तो मैं तो महिमा जी को कहता हूं कि आप अगर अच्छे
सोच से किसान का भला करना चाहते हैं तो वास्तव में आप आइए, इस अध्यादेश का समर्थन करिए और सभी किसानों से कहिए, अपने कांग्रेसी मित्रों से भी कहिए कि वो आए, इसका समर्थन करें। मैं क्लोजिंग में यही कहना चाहता हूँ हाँ। कि यहाँ तक जो बिल का है सवाल है, एमएसपी इन्होंने कर दी और वो जो मंडी का था वो कंटिन्यू कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और शुरू से ये बात आती है कि एमएसपी सिर्फ 6% खरीद होती है। एक तो उसकी परसेंटेज कोई फिक्स कीजिए कि मिनिमम 50%, 60% लेंगे। दूसरा, एमएसपी बढ़ाइए। तीसरा, जो फसलों की गिनती है वो सिर्फ 23 फसलों पे एमएसपी होती है। इन फसलों को, और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो पूरे भारतवर्ष में होती हैं, उनका रेट, उनका फिक्स, उनका जो महंगाई वो है, वो लाभ नुकसान सारे देश पे पड़ता है। तो उन फसलों को गिनती बढ़ाई जाए कि ये इन फसलों पर होगा और ये एमएसपी रहेगी। उससे ये है कि हमारा जो है, हम बाकी जो चीजें सरकार ने कर दी, किसानों की तरफ से मैं जो है ना संघर्ष किया, किसानों को भी मैं बधाई देता हूँ। इन्होंने काफी मेहनत की पिछले 1 महीने 2 महीने से, तो उससे सरकार को पता लगा उनकी इच्छाओं का, भावनाओं का, और सरकार ने भी इनकी सुनी, अच्छी बात है। लेकिन ये 2-3 डिमांड है मेरी, ये हम जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से रखना चाहते हैं कि भाई एमएसपी को, और एक बाहर जो एमएसपी जो बच जाता है वो बाहर एक ऐसा कोई कानून ले आए या कोई कस्टम किसी भी तरीके से ऐसा कुछ एक सिस्टम बनाए कि वो जो एमएसपी से बचे, और जो बाहर जो बच जाए उसका, बाहर कोई डाका ना मारे मेरी फसल पे, बाहर जाके कम से कम उतना जरूर मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए और बहुत धन्यवाद। धरती पुत्रों की नाराजगी काफी हद तक दूर हो चुकी है, जो हमने खुद देखा उन किसानों के प्रदर्शन में, जो सरकार को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी इन अध्यादेशों को लेकर आइए। लेकिन एक तबका अभी भी है किसान भाइयों का जो नाराज है, उनकी नाराजगी कैसे दूर करेगी सरकार, अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल